हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज हम बात करेंगे सुपर गर्ल्स ऑफ पाकिस्तान। गुज़िश्ता चंद रोज़ में कुछ इतनी अच्छी अच्छी ख़बरें आई हैं, ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ आई हैं कि हमारी बच्चियों ने आलमी सतह पर अपना और हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है। तो हम बारी बारी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं ज़ारा नईम डार, जिन्होंने एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स यानी ACCA के जो इम्तिहान हुए दिसंबर में, उसमें पूरी दुनिया में टॉप पोजीशन हासिल की। इस इम्तिहान में 5,27,000 तलबा 179 ममालिक से शरीक हुए और उसका सेहरा जो है, यानी उसमें जो सबसे ज़्यादा नंबर 96% लिए, वो ज़ारा ने लिए। ज़ारा हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। ज़ारा, मीडिया का पहला सवाल ये है कि आप कैसा महसूस कर रही हैं। यकीनन आप बहुत अच्छा ही महसूस कर रही होंगी, लेकिन फिर भी आपके तासुरात जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड कंग्रेचुलेटिंग मी। पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है अपनी इस अचीवमेंट पे, और मैं अपनी एक्साइटमेंट जो है मैं बयान नहीं कर सकती कि मुझे कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस बात की। अच्छा ज़रा, एक सवाल आपसे ये है कि अब आजकल के में ज़ाहिर है कि अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इतनी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। जैसे हम 2 मिनट नहीं बैठ सकते और हम अपने फ़ोन को चेक कर रहे होते हैं, फिर ये हो गया और वो हो गया। जो नंबर आपने हासिल किए हैं, उसके लिए जितना डिसिप्लिन की ज़रूरत है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कोई हमें भी कोई टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाएं कि इतना बंदा फोकस कैसे कर सकता है। ये आपने डिसिप्लिन वाली बात बहुत अच्छी की है, और आई थिंक कि डिसिप्लिन ही ज़रूरी होता है आपके इस तरह की चीज़ों में। मेरी ये आदत है कि मैंने जब पढ़ाई करनी होती है या करनी होती थी फॉर दिस एग्ज़ाम, तो मैं अपने फ़ोन को साइड पे डू नॉट डिस्टर्ब पे करके या बंद करके रख देती थी कि भाई 2 घंटे इसकी शक्ल नहीं देखनी, वरना अगर इंस्टाग्राम या फेसबुक खुल गया तो फिर बंद नहीं हो पाएगा। बस, हाँ जी। तो लगता है, लेकिन मैंने भी ये कोशिश की है, लेकिन मैं फिर क्या करता हूँ कि मैं उसको डू नॉट डिस्टर्ब से ऑफ करके फिर मैं दोबारा चेक करने लग जाता हूँ। तो आई डोंट नो, मेरा ख्याल है कुछ आपसे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत पड़ेगी इससे। आपने जिस भी डिसिप्लिन में जो भी काम किया है, मैं तो उसका पूरा नाम भी नहीं ले सकता। चीज़ जाएगा कि मुझे ये पता चले कि बेसिकली ये है क्या, तो आप मुझे ज़रा समझाएंगी। मैं तो लेमैन हूँ कि ये आपने किया क्या है, ये कोर्स था क्या था, कौन सा डिसिप्लिन है, क्या किया आपने? अच्छा, ACCA क्वालिफिकेशन है, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड, ग्लोबली रिकग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन है, सर्टिफिकेशन होती है ये। और इसका एक मॉड्यूल है, एक एग्ज़ाम है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, जिसके अंदर मैंने ग्लोबली दिसंबर अटेम्प्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स हासिल किए हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बेसिकली जो आता क्या है, उसमें हम देखते हैं जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं फॉर एग्जांपल, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम देखते हैं। तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किन बेसिस पे बनाया जाता है, किन रूल्स को देख के बनाया जाता है, उनको किस तरह एनालाइज किया जाता है, एथिक्स जो होते हैं अकाउंटेंट्स के, वो सब जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पार्ट है। ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ अकाउंटिंग की तरफ? और भी सब्जेक्ट्स हैं ज़ाहिर, लेकिन अकाउंटिंग के बारे में यही कहा जाता है, या मैथमेटिक्स फॉर दैट मैटर, कि बड़ा इसमें जो है बहुत कम लोगों का इंटरेस्ट, खसूसन हमारे मुल्क में अगर बात करें। तो इंटरेस्ट आपका कब डेवलप हुआ, आपने कैसे फोकस किया? लेट्स गो बैक टू योर O लेवल्स के वहाँ से आपने ये सारा तहैया किया कि मैंने ACCA करना है? नहीं, O लेवल्स के टाइम पर मैंने डेफिनेटली ये सोच लिया था कि मुझे अकाउंटेंसी और फाइनेंस की साइड पर ही जाना है, बिजनेस साइड पर ही जाना है। लेकिन विद टाइम जैसे जैसे मैं उस सब्जेक्ट को और इन डेप्थ पढ़ती गई, तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे लिए एक ऐसी क्वालिफिकेशन ही बेहतर होगी जिसके विच इज़ ऑल अबाउट अकाउंटेंसी, जो कि ACCA है। तो इसीलिए मैंने बिल्कुल नहीं सोचा, जैसे ही मेरा A लेवल्स ख़त्म हुआ उसके बाद मैंने कहा मैंने ACCA के लिए ऑप्ट करना है। तो अब सोचा कि बड़ी बड़ी कंपनीज की धांधली आप पकड़ेंगे ना कि तो अब आगे आपका जो प्लान है, जाहिर है ACCA पहला बेसिक जो है हर्डल था टुवर्ड्स अचीविंग, वो आपने इतनी लंबी छलांग वहाँ पे मारी है कि जाहिर है आपकी नज़र आगे भी होगी। तो आगे क्या करना है? एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, अपनी फर्म खोलनी है, क्या करना है?
इंशाल्लाह जब मेरी ACCA मेरा कंप्लीट हो जाता है इस साल, उसके बाद आर्टिकलशिप अपनी कंप्लीट करने के बाद इफ़ आई थिंक एंड आई बिलीव कि मैं इतनी एक्सपीरियंस या इतना मेरे पास नॉलेज है कि मैं अपनी फर्म अच्छे तरीके से रन कर सकूं, तो मैं वो ज़रूर करूंगी। और वहाँ पर आई वुड वांट कि मैं इंटरनेशनल जो कंपनीज़ हैं उनको मैं कंसल्टेंसी प्रोवाइड करूं। अच्छा सारा, अब मतलब एक जो वजह है कि आपकी स्टोरी लोगों के सामने आई वो इसलिए थी कि हाल में ही एक मीम बड़ी पॉपुलर हुई थी, और वो मीम आपको भी शायद पता हो अगर उस वक्त आपने अपने फ़ोन को डू नॉट डिस्टर्ब पे ना रखा हो, कि ये हम हैं, ये हमारी कार है और हमारी पौड़ी हो रही है। और कुछ लोगों ने फिर क्या किया कि क्योंकि कोई चीज़ हजम तो होती नहीं है किसी को, तो उन्होंने कहा कि जी लोग इस पर इतनी बात कर रहे हैं लेकिन इस खातून पे मतलब आप पर नहीं बात करें। तो इस तरह की जो कंपैरिजन है, जो बहुत लोगों ने तनकीद भी की कि यार हर एक चीज़ अपनी जगह होती है, इस तरह की जो कंपैरिजन है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें, कंपैरिजन तो किसी भी सूरत में अच्छा नहीं होता, और यहाँ पर मुझे इसीलिए ये नापसंद है क्योंकि उन्होंने जो एक वीडियो थी जो कि वायरल हुई और मुझे भी काफ़ी पसंद आई थी, मैंने भी उसके ऊपर वीडियो बनाई थी। अच्छा। और वो चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। जो मैंने किया वो एकेडमिक्स और वो ACCA के मैंने एक एग्ज़ाम टॉप किया था, उन्होंने एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए एक वीडियो पोस्ट की थी। तो आई थिंक यहाँ पर जब कंपैरिजन की बात आती है तो वो इनवैलिड हो जाता है थोड़ा। बिल्कुल, क्योंकि एक एंटरटेनमेंट की अचीवमेंट है और एक एकेडमिक अचीवमेंट है, तो लेकिन लोगों को पता नहीं किसी को ऊपर करने के लिए किसी और को नीचे करने की दिखाने की जरूरत होती है। लोग तो किसी हाल में खुश नहीं होते। आपने ये भी कहा कि यू ओ इट टू योर फादर, कि जिन्होंने बहुत इनकरेज किया। ज़ाहिर है पेरेंट्स और पहली जो इनकरेजमेंट वो आपको घर से ही आती है। ऐसा ही है, एंड आई बिलीव कि लड़कियों को ख़ास तौर पे जो इंकरेजमेंट चाहिए होती है ना, वो अपनी फैमिली को सबसे पहले सबसे ज़्यादा तरजीह देती हैं कि हमारी फैमिली क्या चाह रही है या हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। तो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड इस मामले में। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी फोर्स नहीं किया कि ये करना है या ये नहीं करना है या ऐसे। तो उन्होंने जो मुझे लिबर्टी दी है, मुझे उन्होंने फ्री हैंड दिया कि अपनी फील्ड चूज़ करो और उसके अंदर आप एक्सेल करें। तो आई थिंक उस चीज़ की वजह से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है एंड आज मैं यहाँ पर हूँ। तो आपके और भी बहन भाई हैं? जी, मेरी 2 बड़ी बहनें हैं। ओके, वंडरफुल। तो दे मस्ट बी हैप्पी एज वेल। वो भी अकाउंटेंसी में गई है या दे आर इन अदर फील्ड्स? नहीं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है मेरी फैमिली में कि बहुत डाइवर्सिटी है। माय फादर इज अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, मेरी एक बहन ने बिजनेस पढ़ा है, दूसरी ने जेंडर स्टडीज वुमेन स्टडीज में मास्टर्स किया है। ओके, वाओ, क्वाइट डाइवर्स। चलिए, तो ज़रा सा आखिरी क्वेश्चन, और ये भी अगेन एक जैसे पहला सवाल एक रिवायती सवाल था, मैं क्लोज भी एक रिवायती सवाल पे करूँगा कि अगर आपको एक कोई मैसेज देना हो बाकी स्टूडेंट्स को या किसी को भी इन लाइट ऑफ योर अचीवमेंट, वो क्या होगा? यही होगा कि आपको अपनी पसंद से अपने लिए एक फील्ड या एक प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए और बहुत सोच समझ के करना चाहिए ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल। और इसके अंदर स्पेशली फॉर गर्ल्स, उनकी फैमिलीज़ को उनको बैक करना चाहिए। अगर वो जो चाह रही हैं वो जायज़ है तो उनके पेरेंट्स को चाहिए, लड़कियों के पेरेंट्स को, कि वो उनको इनकरेज करें कि वो उस चीज़ में आगे बढ़ें और आगे फिर उन बच्चियों का काम है कि वो मेहनत करें। बिल्कुल, ज़बरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ारा, आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई। नाज़रीन, एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद 2 सुपर गर्ल्स और हमारा वेट कर रही हैं, बल्कि हम उनका वेट कर रहे हैं। वक्फ़े के बाद मिलाते हैं आपको। वेलकम बैक। और आज चोलिस्तान कार रैली जो है 2021 वो ख़त्म हुई है और वहाँ पर एक रनर अप रही हैं 2 लड़कियाँ, पलवशा सुल्तान और मायरा जब्बार। वो हमारे साथ फ़ोन पर मौजूद हैं। और पलवशा, सबसे पहले तो मुबारक हो कि आपने रनर प्राइज़ भी लिया। तो मैं जानना चाहता हूँ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस रैली का? जी, थैंक यू सो मच। एक्सपीरियंस जो था मेरा, काफ़ी कुछ सीखा हमने इस रैली से।
और काफ़ी डिफरेंट था, क्योंकि ये मेरा बिल्कुल फर्स्ट टाइम था कि मैंने एक चोलिस्तान रैली में मैंने पार्टिसिपेट किया। बिल्कुल डेजर्ट का इससे पहले मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने कभी गाड़ी नहीं चलाई थी एक डेजर्ट में, तो ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम था कि मैंने एक डेजर्ट में गाड़ी चलाई। तो काफ़ी डिफरेंट था, काफ़ी टफ था ट्रैक। सिंस हमारे से पहले जो वो प्रिपेयर्ड की रेस थी और उससे एक दिन पहले जो थी वो स्टॉक की रेस थी, तो ट्रैक काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका था। तो बिल्कुल लास्ट में जो है वुमेन कैटेगरी की रेस थी और उस टाइम तक ट्रैक की काफ़ी बुरी हालत थी, काफ़ी सरप्राइज बम्प्स मिले हमें। और इसके अलावा जो थे काफ़ी ज़्यादा बाइकर जो थे वो बीच में उनकी क्रॉसिंग हो रही थी और इस लिहाज से ट्रैक जो है वो काफ़ी ख़राब था। परवेशा, आपने कहा वुमेन कैटेगरी की रेस हुई, यानी मेल कैटेगरी अलग रेस होती है, वुमेन कैटेगरी की अलग होती है? जी अलग होती है, मेल्स की जो है वो पहले होती है और वुमेन्स की लास्ट में। अच्छा। तो कितनी खवातीन ड्राइवर्स ने पार्टिसिपेट किया? 4 ने पार्टिसिपेट किया था ओके। इस चोलिस्तान रैली में। तो आपका जैसे एक्सपीरियंस था, तो कैसे आपको ख्याल आया कि मैं जाकर के जो है वो सहरा में गाड़ी चलाऊं? गाड़ी तो मैं काफ़ी अच्छे से चला रही थी, लेकिन एक सहरा में मैंने कभी गाड़ी नहीं चलाई थी। तो मेरे जो फादर हैं वो 1.5 साल से वो रैली में हिस्सा लेते हैं और उन्होंने काफ़ी जो है पहले पिछले साल से काफ़ी रैलीज में पार्टिसिपेट किया। तो मैंने ज़्यादा जो मुझे शौक चढ़ा, मैं पिछले साल नवंबर में थल रैली में गई और मैंने अपने फादर के साथ जो है वो थल रैली में रैकी पे मैं उनके साथ गई। तो वहाँ से मुझे काफ़ी ज़्यादा, मैंने उनको ड्राइव करते हुए देखा, मैंने एक डेजर्ट में गाड़ी को चलते हुए देखा, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लगा। वो एक आम रोड पे गाड़ी चलाने से काफ़ी डिफरेंट था एक सहरा में गाड़ी चलाना। तो मैं उस चीज़ से काफ़ी फैसिनेट हुई और मैंने उन्हें कहा कि मुझे भी शौक है कि मैं नेक्स्ट जो भी अपकमिंग रैली होगी उसमें पार्टिसिपेट करूं। तो मैं इसी साल 18 साल की हुई और उन्होंने मुझे इस चीज़ से काफ़ी इनकरेज किया, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मैं करूं। और शुरू में मुझे काफ़ी डर था कि पता नहीं फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा बिल्कुल, तो मैं सही से कंप्लीट कर सकूंगी या नहीं, या क्या करूंगी। लेकिन उन्होंने इस चीज़ में मेरा बहुत साथ दिया और उनको बहुत वो जो है कॉन्फिडेंस है मेरे ऊपर कि मैं कर सकूं, मैं कर लूं। वंडरफुल। डेजर्ट की और आम पक्की सड़क की ड्राइविंग में आपको क्या फ़र्क लगा? काफ़ी ज़्यादा एक आम रोड पे गाड़ी चलाना और एक डेजर्ट में गाड़ी चलाना, ये बिल्कुल एक 2 डिफरेंट थिंग है। डेजर्ट में गाड़ी की जो हैंडलिंग है वो काफ़ी डिफरेंट होती है, कंट्रोल गाड़ी आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल चाहिए होता है गाड़ी के ऊपर, क्योंकि जो डेजर्ट है, जो रेत है, वो आपको आपकी गाड़ी को दूर लेके जाती है, दूर फेंकती है। तो उस पे आपको अपना कंट्रोल बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, स्टीयरिंग पे आपको बहुत कंट्रोल चाहिए होता है। पलवशा, आपके साथ एक नेविगेटर भी थी जो आपकी साथी मायरा जब्बार, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे अगर वो आपके साथ मौजूद हैं। जी वो मेरे साथ जी। मायरा को अगर आप फ़ोन दे दें तो मायरा, नेविगेटर की ज़रूरत ज़ाहिर है बहुत एसेंशियल होती है, क्योंकि जब सहरा में गाड़ी चला रहे हैं तो आपको नहीं पता कि ट्रैक कहाँ जा रहा है। तो आपका भी ये पहली दफ़ा थी? जी अस्सलाम वाह। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, ज़रा काइंडली थोड़ा सा आप अगर माइक ऑफ करके आप करीब करके फ़ोन को बात कर लें। अब आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था एज अ नेविगेटर। मैंने पाकिस्तान की पहली फीमेल नेविगेटर हूँ मैं। और नेविगेटर का बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एक ड्राइवर को जो है मुझ पे ही ट्रस्ट करना है और मेरे ही कहने पे उसने चलना है, जो रास्ता मैंने बताना है। और ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम बहुत खुश हैं कि हमने ये ट्रैक बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है, क्योंकि हमारी गाड़ी का हो गया था, एक टेक्निकल ने मार दिया था। तो लेकिन हमने फिर भी वो ट्रैक कंप्लीट किया और हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री बनाई कि हम लोगों ने पहली लड़कियों ने ये कंप्लीट किया है और पाकिस्तान की हिस्ट्री में लिखा गया है ये नाम हम। अच्छा मायरा, तो ये ट्रैक कितना बड़ा है?
ये ट्रैक 163 किलोमीटर्स का था। 102 किलोमीटर्स हम लोगों ने कर लिए थे। उसके बाद मिड पॉइंट से हाफ किलोमीटर रह गया था, तो हमारा टेक्निकल टीम ने पीछे से हमारी गाड़ी हिट कर दी थी, जिसकी वजह से हमारी चेक लाइट आ गई थी और गाड़ी में बहुत प्रॉब्लम आ गई थी। बाकी 61 किलोमीटर से हमने टेढ़े टायर के साथ हमने बहुत मुश्किलों से ये कंप्लीट किया। ये तो फिल्मी कहानी है। अच्छा मायरा, एक बात बताएं कि कितनी दफा होता है कि नेविगेटर और ड्राइवर के बीच में लड़ाई हो जाए, क्योंकि ठीक ठाक टेंशन का काम होता है ना। ड्राइवर चला रहा है, आप उनको बता रही है कि इधर जाना है उधर जाना है, कितनी मैं नेविगेटर बना हूँ, आप नेविगेटर बने और मैंने गुस्से में आके नक्शा फेंक दिया। ये देखो। अच्छा, जी जी बताइए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि एक नेविगेटर और ड्राइवर के बीच में ना अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नहीं होगी। क्योंकि अगर जैसे पलवशा ने मेरे पे ट्रस्ट किया, तो ये एक ड्राइवर की बहुत बड़ी बात है कि वो मेरे पे ट्रस्ट कर रही है और वो मेरे कहने पे चल रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है, तो इसलिए हमने फ्रेंडली माहौल बना के रखा, तभी हमने ये ट्रैक कंप्लीट किया। क्योंकि हमारे जो यहाँ पे साथी बैठे हुए हैं ना, वसतुल्लाह खान, तो अपेरेंटली वो किसी के नेविगेटर थे, उनकी इतनी लड़ाई हुई कि उसने मैप गाड़ी से बाहर फेंक दिया कि मैं नहीं बताता। हम लोग साथ फुटबॉल खेलते रहते हैं। अच्छा, ये हम लोगों के बीच में हम लोग इसके साथ साथ एक फुटबॉल प्लेयर्स भी हैं, नेशनल फुटबॉल प्लेयर्स हैं, और क्लाइंबिंग भी करते हैं, रॉक क्लाइंबिंग भी मांगला हिल्स पे। तो खैर हम लोगों के फ्रेंड्स वगैरह ने बहुत सपोर्ट किया, फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, इसलिए आज हम यहाँ पे हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन है आप दोनों के बीच में पहले से ही। फैसिनेटिंग, थैंक यू सो मच पलवशा और मायरा। ये कलरी तक रेस थी, तो पहले हम आ रहे थे 3 नंबर पे, जब नेविगेशन वगैरह की अंडरस्टैंडिंग चल रही थी, और जब मैंने नक्शा बाहर फेंक दिया, उसके बाद उसने अपनी मर्जी से गाड़ी चलाई, 64वें नंबर पे आया। देखो ये होता है, ये होता है। चलें यार, तो गुस्सा साहब का जो है साहब गाड़ी में ना बैठना है, इसका मतलब जान सकते हैं। वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद एक और सुपर गर्ल से मिलवाते हैं आपको। वेलकम बैक। और अब हम आपको मिलवाते हैं एक 15 साल की बच्ची है सना बहादुर, जो कि पेशावर में होती हैं, स्क्वाश खेलती हैं, और उनकी कहानी इतनी इंस्पायरिंग है, शायद हम लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो ना सुन सकती हैं और ना बोल सकती हैं। उनके वालिद ने उनको जब स्कूल में दाखिल कराया, स्पेशल स्कूल में, तो वो वहाँ पर भी जो है उन्हें ये कहा गया स्कूल की जानिब से कि ये इनका दिल नहीं लग रहा है, ये पढ़ नहीं पा रही हैं। तो उन्होंने फिर उनका स्कूल शिफ्ट किया और एक दूसरे स्कूल में जो आर्मी के ज़ेर इंतज़ाम होता है स्पेशल बच्चों का, वहाँ पर दाखिल कराया, और अब वो वहाँ टॉपर हैं। तो इससे भी अंदाज़ा होता है कि किस तरह आप चैनलाइज कर सकते हैं। ये जो हैं गुज़िश्ता 4 साल में 5 गोल्ड मेडल्स ले चुकी हैं स्क्वाश में। इंटर जो प्रोविंस था, जो केपी के चैम्पियनशिप हुई, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल लिया अंडर 15 की कैटेगरी में। तो हम चाहते हैं कि ज़रा सुन लीजिए, ज़ाहिर है वो बात नहीं करके वालिद साहब बता रहे हैं कि सना ने ये माइलस्टोन कैसे अचीव किया। सुनिए जी। मैं सुन नहीं सकती या बोल नहीं सकती, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं क्योंकि मैं दिल से और दिमाग से खेलती हूँ, मेरे आइस जो है ना वो है, मुझे कोई वो नहीं है। मैंने यहाँ खेलते खेलते 5 गोल्ड मेडल हासिल किए। अच्छा, मैं यहाँ कोच के साथ ट्रेनिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग करना चाहती हूँ, ताकि मैंने तो यहाँ नेशनल चैम्पियनशिप जीत चुकी हूँ, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं बाहर जाके आलमी टाइटल जीत कर पाकिस्तान ले आऊँ और मैं अपने मुल्क का नाम रोशन कर दूँ, कमर जमान साहब का नाम रोशन कर दूँ। जी, कमर जमान साहब का क्या बात है। अच्छा, ये जब इनकी एनिमेशन आप देख रहे हैं ना, पहले वही जो आपने बात की थी ना कि देखो पहले स्पेशल स्कूल में डाला, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने कहा कि यार इनका हो नहीं था, फिर कोई ऐसी चीज़ ढूंढी या मिली, अल्लाह का शुक्र है, जिससे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। हम दुआएं ले तो अपने आप को एक्सप्रेस करना बड़ा आसान है ना यार, हम बोलते लेते हैं, ये कर लेते हैं, आपको एक फिजिकल चीख लेते हैं, आपको एक फिजिकल आउटलेट चाहिए। अब देखो किसी भी माशरे में टू बी डेफ म्यूट कोई आसान काम नहीं है, ये डेफ म्यूट की दुनिया नहीं है, राइट। हमारे माशरे में फिर एक और जो मसला आ जाता है, वो आ जाता है सोशल स्टिग्मा का, राइट, कि लोग ये मतलब या तो आपको तर्स की निगाह से देखेंगे, या तो फिर आपको ऐसे समझेंगे कि ये कोई
सब ह्यूमन या कोई इसको तो कंसिडर करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं सोचने पर मजबूर हूँ कि अगर ये चैनल उनको ना मिल रहा होता तो इतनी एनिमेशन और जितनी वो एनर्जी के साथ जोश है वो शायद ना होता। तो इसमें भी एक सबक है। और दूसरी बात ये है कि फ्रैंकली स्पीकिंग जितनी ये स्पीड से कर रही है ना, मतलब आई ऑलवेज वांटेड टू लर्न साइन लैंग्वेज। मुझे ये जो वीडियो 1 मिनट की तुमने दिखाई, मैं सिर्फ उस बच्ची को देख रहा था और मैं पता है क्या देख रहा था, उसके अंदर जो एनर्जी है देख रहे हो ना यार, वो उसकी बॉडी से 10 टाइम ज्यादा है। बिल्कुल। और वो निकल रही है, मतलब किस तरह अपना इजहार करे। और मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि ये बज़ाहिर ये ना कि ये बच्ची की अगर मैं मिसाल दूँ, डेफ डम आप कह रहे हैं और इसने इतना बड़ा कारनामा किया, अल्लाह ताला जो भी डेफिशिएंसीज देता है उसके कंपनसेशन में उसी इंसान की कोई और फैकल्टी जो है वो एनहांस कर देता है। बिल्कुल। और फिर उसकी मदद से वो अपनी पूरी ज़िंदगी को गुजारता है। अगर वो फैकल्टी जो सो कॉल्ड हम जैसे नॉर्मल लोग हैं उनकी समझ में आ जाए कि इस फैकल्टी को ग्रूम किया जाए तो फिर इस तरह के मुआवजे होते हैं। अच्छा, जो मज़े की बात यह है कि क्योंकि चैनलाइज हुई उसकी एनर्जी, एक जब उनके वालिद साहब ने बताया कि जब ये बाकी बहन भाई इनके बिल्कुल ठीक हैं, तो जब ये उन्हें बातें करते एक दूसरे से और बोल चाल करते देखती थी तो वो उस वक्त एहसास कमतरी का शिकार हो गई कि मेरे अंदर डेफिशिएंसी है। और फिर जाहिर है स्कूल का रवैया भी फिर अगर आप यही तो अच्छा ना हो नहीं। और आप देखें बाप पिलर बन के खड़ा हुआ है। बिल्कुल। और ये क्रेडिट बाप को जा रहा है ना। अच्छा, बाप ने सीखी भी है ना। बिल्कुल। आप देख रहे हैं वो साइन कर रही हैं और वो लाइव ट्रांसलेट कर रहा है। Exactly. ये भी तो है ना। और ये तो मतलब एक अगेन दैट इज ऑल्सो एन अचीवमेंट। तो आई मीन इनकी ये मतलब मैं डिफिशिएंसी का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगा, डिसेबिलिटी आप का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। उनकी डिसेबिलिटी की वजह से इनके वालिद साहब को एक नई एबिलिटी भी गेन हो गई है कि वो साइन लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। और अब ये हर रोज सुबह जो है 4 घंटे प्रैक्टिस करती है। हाँ देखो, तो जाहिर है जो एनर्जी, जो इतनी एनर्जी इतने अरसे की रखी हुई थी, बंद हुई थी, वो खुली है तो एवेन्यू मिल जाता है। और ये इसने ये भी साबित किया है, इस वीडियो थी 1 मिनट की, मुझे इसमें पूरा जहार नज़र आया कि हम जो ये सवाल करते हैं ना कि इस बच्चे का अब क्या बनेगा या इस बच्ची का क्या बनेगा, ये ज़िंदगी में कैसे सरवाइव करेगा इन चीज़ों के साथ लेके, यार ये जीता जागता सबूत है कि इसने जो काम किया है इसकी मदद से अगर ये इसी तरह आगे बढ़ती रही तो फिर ये सवाल ही इर्रेलेवेंट हो जाता है। ये भी और कैसे करेंगे। आप ये देखें कि इस तरह के जो लाखों लोग हैं उनके लिए कितनी बड़ी इंस्पिरेशन। एग्जैक्टली ठीक है ना, जिनको शायद इतनी सपोर्ट या इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली हो, वो अगर इसको देखें या सुने तो फिर उनके लिए भी एक कम से कम एक उम्मीद की किरण तो आती है ना कि यार आई कैन आल्सो डू इट। और इस पे जो हौसला अफजा बात है वो ये है कि ये कोई अमीर बैकग्राउंड के लोग नहीं है। ये भी बिल्कुल बिल्कुल। ये हम जो कहते हैं ना कि अच्छा यार अगर ये अमीरों के बच्चे होते तो किसी ना किसी तरह कोई ना कोई सहारा मिल जाता, सर्वाइव कर जाता। मसला ये है कि उसका पोटेंशियल आप डिस्कवर करें और उस हिसाब से सोसाइटी और आप उसके साथ। अच्छा, सोसाइटी की आपने बात की, मुझे पता है ब्रेक लेनी है, बस एक छोटी चीज़ कहना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें शायद समझ में ना आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, अब जब आप बैंक जाते हो कितनी बैंक की रैंप है हाँ फॉर व्हील चेयर्स, बहुत कम। सही है। जब आप किसी अखबार की वेबसाइट पर जाते हैं, अगर आप नाबीना हैं यू कैन नॉट रीड दो स्टोरीज। ठीक है, कहीं कहीं ना अब लोगों ने एक ऑडियो ऑप्शन भी बनाया कि कम से कम आपकी जो टॉप स्टोरीज हैं वो कोई सुन भी सके। एक दफ़ा मुझे याद है कि यहाँ पर ही हमने एक शो किया था और उसमें एक प्रपोजल आया था कि कम से कम 9 बजे का जो बुलेटिन है उसमें कोई साइन लैंग्वेज की इनकॉर्पोरेशन हो सकती है, नहीं हो सकती, जो कि अब इंटरनेशनली एक आम बात, इंटरनेशनली आम बात हो गई है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, हमें शायद इतनी कम इनके बारे में ना सोचे, लेकिन कुछ लोगों के लिए इट कुड चेंज देयर लाइफ। अच्छा, ये अभी क्लास 4 में है और जो ये क्लास 4 में है और लेकिन इनके कोच जो हैं वो नेमतुल्लाह साहब, उनको मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि इस बच्ची की जो क्रॉस शॉट है वो इतनी ज़बरदस्त है कि ही कुड सी हर गोइंग टू प्रोफेशनल लेवल। आई होप वी विल आल्सो सी इट, इंशाल्लाह हम भी देखेंगे। और वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक। पिछले 3 सेगमेंट्स में हमने आपको सुपर गर्ल से मिलवाया। ये जो सेगमेंट है ये कुछ ऐसी बच्चियों का है जो पूरे पाकिस्तान से जमा हुई हैं इस वक्त डी चौक पर, जिनके बाप या भाई लापता हैं, और ये आवाज़ उठा रही हैं और कह रही हैं कि उनके बाप और भाइयों को ढूंढ कर लाया जाए। आज डी चौक पर इन्होंने धरना दिया हुआ है। बदकिस्मती ये है कि ऐवान इक़्तिदार तक कोई भी हुकूमत हो, इस मसले के ऊपर आवाज़ कोई नहीं उठाता। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमारी जो इंसानी हकूक़ की मिनिस्टर हैं शीरी मज़ारी साहिबा, माजी में बहुत बात करती रही हैं, बल्कि हाल में भी हमारे साथ इंटरव्यूज़ में उन्होंने कहा कि मिसिंग पर्सनस का मसला बहुत बड़ा मसला है और इसको सॉल्व होना चाहिए, और उन्होंने इस बारे में लेजिस्लेशन की भी बात की थी। तो आज जो कुछ हुआ, तो हमने कुछ बेटियों की जो इंटरव्यूज़ हैं वो रिकॉर्ड किए हैं। हम चाहते हैं कि आप उन्हें भी सुने और उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं। सुनिए। मेरे अब्बू एक सरकारी मुलाजिम है, मेडिकल ऑफिसर। मेरे अब्बू को दौरान ड्यूटी सिविल हॉस्पिटल, सरकारी सिविल हॉस्पिटल के अंदर से उठाकर लेकर गए थे। 12 सालों से हम मुसलसल एहतजाज करते हुए आ रहे हैं। हम इंसाफ के तमाम अदारे हमने खटखटाए हैं, हम तमाम जो है इंसानी हकूक़ के जो है अदारों के पास गए हैं। हम हर प्लेटफॉर्म पर गए हैं जहाँ पर हमें इंसाफ की तवक्को हो सकती है। लेकिन अफसोस के साथ आज 12 साल मुकम्मल होने वाले हैं, लेकिन मेरे अब्बू अभी तक जो है लापता हैं। हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता है, मेरे अब्बू कहाँ और किस हाल में हैं। हमने FIR कटवाई, हमने पटिशन किया, हमने जो दीगर जो जितने भी आइन और कानून के तहत जितने भी इकदाम उठाने चाहिए थी वो सब किए। हमने नुमाइंदों से, जो हुकूमती नुमाइंदे थे, उन तमाम सारे लोगों से बात की। हमने सियासी जो कारकुनान थे, नुमाइंदागान थे, उन सबको हमने खतूत भी लिखे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई पेशरफ ना हुई। एक पूरा साल मुकम्मल हो चुका है और मैं इन्हीं जो रियासती अदारे हैं उनकी तवाफ़ में ज़िंदगी काट रही हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। अपनी बूढ़ी दादी के साथ कोयटा के प्रेस क्लब के सामने, कराची के प्रेस क्लब के सामने मैंने एहतजाज की, मैंने भूख हड़ताली कैंप लगाई और मैं वहाँ से मुझे मायूसी के अलावा कुछ नहीं मिला। और जब मैं यहाँ हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने हमारी जो बलोच मिसिंग पर्सनस के लवाकिन हैं, 6 दिन से हम एक भूख हड़ताली कैंप लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है ना ही इमरान खान हमसे मिलने आए, ना ही कोई ऐसा वज़ीर आला या तो कुछ बड़े बड़े लोग, कोई हमसे मिलने नहीं आया। ये जो दुख है बेटियों का, ज़ाहिर है बेटियां सबकी साझी होती हैं, और अदालतों ने भी बारहा इस बात को कहा है कि अगर किसी के बारे में भी केसेस हैं तो उनको सामने ला करके चलें। आप शुक्र करें कि आंसू गैस नहीं इस्तेमाल हुआ, क्योंकि बकौल शेख रशीद वो पड़े ख़राब हो जाता है ना, तो वक्तन ब उसको भी इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं कल 2 दिन पुरानी स्टेटमेंट है उनकी शायद। हुकूमतों ने ज़्यादा से ज़्यादा ये किया है, मसलन मुशर्रफ दौर के बाद, जरदारी दौर में यूसुफ रज़ा गिलानी हुए, और उनके बाद जो प्राइम मिनिस्टर राजा परवेज़ अशरफ हुए, फिर नवाज शरीफ हुए, ये फिर अब्बासी साहब हुए, ये यकीन दिलाते रहे, ख्वाजा आसिफ वग़ैरह सब जाते रहे वज़ीर इनके भूख हड़ताली कैंपों में कि हौसला हो जाएगा हो जाएगा। अजीब मसला है कि 5-6 हुकूमतें गुज़र गईं, इतने ही चीफ जस्टिस गुज़र गए, और ये आज भी ये बच्चियाँ यहाँ चीख रही हैं। हाँ, इसी सामने खड़े होके, सुप्रीम कोर्ट सामने है, प्राइम मिनिस्टर हाउस सामने है, प्रेसिडेंसी सामने है, और ये चीख रही हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।